बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग है और ये चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम द कोर्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द चैप्टर कोर्स वर्क ऑफ क्लास 9th। तो केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन क्या है? केमिकल बॉन्ड नाम से ज़ाहिर है, बॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया डी स्टूडेंट? केमिकल बॉन्ड एक क्या चीज़ है? एक फोर्स है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स का नाम है। इसका काम क्या है? दैट बाइंड्स दी एटम्स टुगेदर। वो फोर्स जो क्या करती है? केमिकल्स को बांध कर रखती है। द फोर्स दैट बाइंड्स दी एटम टुगेदर इन अ केमिकल कंपाउंड इन ए केमिकल कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर वो फोर्स जो क्या करे, जो उसको आपस में जोड़ कर रखती है, वो फोर्स जो किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर एटम्स को जोड़ कर रखती है डी स्टूडेंट, उस फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है दैट बाइंड्स दी एटम्स टुगेदर इन ए केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल्स कंपाउंड के अंदर एटम्स को, डिफरेंट एटम्स को आपस में जोड़कर जो फोर्स रखती है उसका नाम क्या है डी स्टूडेंट? केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है वाटर है। तो वाटर में कितने एलिमेंट्स है डी स्टूडेंट? वाटर में 2 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? हाइड्रोजन और साथ कौन है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या चीज़ है? गैस है। तो वाटर के अंदर एक फोर्स है ना जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़कर रखती है। ज़रा अभी आपको रिवर है, समुद्र है, उसमें कितना वाटर है, वो वाटर इतने कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। उसमें कोई चीज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ फिक्स है। वाटर इज कम्पोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसी कोई फोर्स है ना जिसने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ आपस में क्या किया हुआ? जोड़ा हुआ। दोनों गैसें जुड़ती हैं तो तब क्या बनता है? वाटर मिलता है। वैसे आप हाइड्रोजन गैस लेना, आप उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल। ऑक्सीजन गैस उसको ज़रा छोड़ेंगे वो ऑपरेट हो जाएगी, वो स्केप हो जाएगी। लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें मौजूद है, बगैर किसी ऑपरेशन के कोई ऑपरेट नहीं होती, कोई स्केप नहीं होती। तो ये क्या है? फोर्स है। इस फोर्स का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड है। इसी तरह आप ले लें सोडियम क्लोराइड को ले लें। सोडियम क्लोराइड नमक है। नमक के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम है, एक क्या है? क्लोरीन है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है। बज़ाहिर इनका कोई आपस में इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के साथ ये इनका जुड़ना क्या है? मुश्किल है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये दोनों जो है आपके एलिमेंट्स हैं, इनको कनेक्ट होना मुश्किल है। लेकिन के सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वाया कोवेलेंट बॉन्ड। तो डी स्टूडेंट, ये फोर्स जो केमिकल्स को आपस में जोड़ कर रखती है केमिकल कंपाउंड के अंदर, इस फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, वाई एटम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर काम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? क्या वजह है? तो केमिकल बॉन्ड इसलिए डी स्टूडेंट एटम बनाता है टू गेट स्टेबल होने के लिए। टू गेट स्टेबल क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की कोशिश होती है कि मैं क्या हो जाऊँ? स्टेबल हो जाऊँ। तो एटम की भी कोशिश होती है कि मैं क्या हो जाऊँ? स्टेबल हो जाऊँ। क्योंकि अकेला एटम अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं रह सकता। सोई नोबल गैसेस के बाकी जितने भी एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ में क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबल होने की वजह से एलिमेंट्स क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो डी स्टूडेंट, स्टेबल कौन सी चीज़ होती है? स्टेबल होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। क्या? पहली रिक्वायरमेंट है कि वो लोअर एनर्जी। वो एलिमेंट स्टेबल होता है जिनकी एनर्जी क्या लो हो, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट जो होती है वो क्या होती है? अनस्टेबल। तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है जिसकी एनर्जी क्या हो? लो। तो एलिमेंट्स बॉन्ड इसलिए बनाता है वो स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए 3 कंडीशन है, 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या है? कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए? लो हो जाए। क्योंकि हाई एनर्जी जो स्टेट होती है वो क्या है? हाई एनर्जी स्टेट अनस्टेबल होती है। ठीक है डी स्टूडेंट। दूसरे नंबर पर आपके पास तो
पहली बात होगी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, लो हो जाए। और दूसरी जो कंडीशन चाहिए डी स्टूडेंट उसको एटम को स्टेबल होने के लिए उसके पास क्या हो जाएगी, उसका जो ऑक्टेट है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट किसे कहते हैं, एलिमेंट्स का जो ऑक्टेट है ये एक रूल है, हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। ये रूल कहते हैं कि वो एलिमेंट स्टेबल होता है जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि आपने पढ़े कार्बन बोर मॉडल एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैसे रिवॉल्व नहीं करते, एक खास पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इस पाथ का नाम क्या है, इस पाथ का नाम क्या है, शेल है। और हर शेल में ये ऑक्टेट रूल कहते हैं कि एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में जो उसका आखिरी शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या समझा जाता है, स्टेबल समझा जाता है। तो एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है डी स्टूडेंट, उसकी पहली वजह क्या है कि वो अपनी एनर्जी लो करता है। दूसरी वजह क्या है कि उसका वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। और तीसरी वजह क्या है, एलिमेंट दी स्टूडेंट्स प्रायोरिटी टेबल में जो सबसे स्टेबल एलिमेंट्स है वो कौन से, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 8 है कि वो क्या कहते हैं, नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। और ये स्टेबल एलिमेंट्स क्यों हुए डी स्टूडेंट ने, इसलिए स्टेबल है कि इनका आखिरी शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हर एलिमेंट की कोशिश है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसकी तरह हो जाए, नोबल गैस की तरह हो जाए। तो एलिमेंट बॉन्ड 3 वजह से बनाता है। इस वजह से एक ये उसकी एनर्जी लो हो जाए, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। जिस चीज़ की एनर्जी है वो स्टेबल नहीं रह सकती। तो लो एनर्जी देखें, दरिया को देखें, वो किधर आता है, हाई एनर्जी से किधर जाता है, लो एनर्जी की तरफ आ रहा है। हाइट पर उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह आप बिजली को देखें, वो हाई पोटेंशियल से किधर जा रही है, लोअर पोटेंशियल। हर चीज़ हाई एनर्जी से किधर जाती है, लोअर एनर्जी की तरफ जाती है। तो एटम भी बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि इसकी एनर्जी लो हो जाए। फिर दूसरी बात है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट के लिए ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है डी स्टूडेंट, ऑक्टेट रूल कहता है कि वो एलिमेंट स्टेबल होता है जिसके वैलेंस शेल, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, लास्ट शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, वैलेंस शेल में जिस एलिमेंट्स के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसको क्या कहते हैं, वो स्टेबल है। और ये कौन सा रूल कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहता है। और एक और रूल है डोप्लर रूल। वो रूल कहता है कि वो एलिमेंट भी स्टेबल होते हैं जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो। डोप्लर रूल कहता है कि वो एलिमेंट्स भी स्टेबल होते हैं जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट रूल कहते हैं कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। और डोप्लर रूल कहते हैं जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो डी स्टूडेंट एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए 3 कंडीशन है। एक ये है कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, लो हो जाए। दूसरी बात ये है कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तीसरी बात क्या है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसकी तरह हो जाए, नोबल गैसेस की तरह हो जाए। इसलिए एलिमेंट क्या करता है, डी स्टूडेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बाद डी स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल भी आपने पढ़ लिया। ये रूल कहता है कि एलिमेंट्स वो स्टेबल है जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डी स्टूडेंट ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल कहता है कि ऑक्टेट का मतलब ही क्या होता है, 8। इसके मुताबिक जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके अंदर, वैलेंस शेल, आखिरी शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। ये कौन सा रूल कहता है, ऑक्टेट रूल। और डुप्लर रूल क्या कहता है, डुप्लर रूल कहता है वो एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस शेल में वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। तो डुप्लर रूल सिर्फ किसके लिए है, हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए। ये छोटे एलिमेंट्स इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हो, इनको क्या समझा जाता है, स्टेबल समझा जाता है। लेकिन और ऑक्टेट रूल सिर्फ किन एलिमेंट्स के लिए है, ऑक्टेट रूल बाकी जो अदर एलिमेंट्स है 116 एलिमेंट्स हैं इनके लिए कि कौन सा रूल है, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डुप्लर रूल है। और बाकी एलिमेंट्स के लिए कौन सा रूल है, ऑक्टेट रूल है। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में आखिरी मदार में, आखिरी ऑर्बिटल में, आखिरी एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, जिससे कम है तो वो स्टेबल नहीं है। तो डी स्टूडेंट एलिमेंट सभी अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं। इसके पास एटम के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बाज़ दफ़ा कुछ एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन्स करते हैं। और कुछ एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ना गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए डी स्टूडेंट्स, 3 उसके पास तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि वो क्या करें, वो अपना वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे। पहला तरीका क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। दूसरा जो तरीका वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। और तीसरा तरीका क्या है डी स्टूडेंट कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर करे। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कुछ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
तो डी स्टूडेंट अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उससे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। क्या नाम होता है? आयनिक बॉन्ड। और अगर एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर करने के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के नतीजे में बनता है, और दूसरा क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग की अभी पहले टाइप्स को पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? तो आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? डी स्टूडेंट आपने भी पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है डी स्टूडेंट? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा क्या करता है? गेन करता है। द बॉन्ड फॉर्म, वो बॉन्ड जो बनता है किससे बनता है? बाई लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने के नतीजे में बनता है डी स्टूडेंट, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा क्या करता है? गेन करता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होती है? फ्रॉम वन एटम टू अदर। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम ट्रांसफर के नतीजे में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन देने और गेन करने से बनता है, ये वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनता है। और ट्रांसफर कहाँ से होती है? एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होती है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो तीसरी ये भी हो सकता है आयनिक बॉन्ड किससे निकले? आयन से निकला है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस, वो बॉन्ड जो किसके दरमियान बनता है? बिटवीन आयंस। आयंस के दरमियान डी स्टूडेंट जो बॉन्ड बनता है, आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है डी स्टूडेंट, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। ये तो हो गया हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशंस। अभी डी स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स करते हैं आपके पास। पहले आपके पास एग्जांपल ले लें। आपको फेमस एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। 1s की एनर्जी n+ है रूल के मुताबिक, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है? 2 की, 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s फेल हो गया, 2s में जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है? 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। 4 हो गए। पीछे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई के? 7। फिर किस में जाएगा? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। गुंजाइश कितने की है अभी? इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। तो 2s में चले गए, 2s में 4 हो गए, 7 बच के। तो p में गुंजाइश कितने की? 6 की। इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है? 7। 6 में चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वो जो इलेक्ट्रॉन बचा वो किस में जाएगा? 3s में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ी थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, उसके बाद 2s में जाता है, उसके बाद 2p में जाएगा, 3p के बाद 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर किस में जाएगा? 3d में। सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s की है, 3p की है, एंड किसकी है? 3d की है। तो डी स्टूडेंट सोडियम के आखिरी अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखा जाए तो ये जिसके साथ 1 लगा हुआ है कौन सा शेल है? K शेल। जिसके साथ 2 लगा हुआ है कौन सा शेल? L। और जिसके साथ 3 लगा हुआ है कौन सा शेल? M। क्योंकि K का क्वांटम नंबर क्या होता है? 1, L का क्वांटम नंबर क्या होता है? 2, M का क्वांटम नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो डी स्टूडेंट M के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। अच्छा, दूसरी तरफ आप क्लोरीन को देख लें। इसकी यानी पहले शेल में K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। L में कितने हैं? 2, 6, 8 है। और M में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अभी क्लोरीन को देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2p फिल होगा, 3s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गए। 5 बच के वो किस में जाएंगे? 3p में। ये 3p क्या हो गया? 5। पहले 1s में 2, फिर 2s में, फिर 6s में, फिर 2s में, 12 हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 एटॉमिक नंबर है। इसमें 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इसमें चले जाएंगे। तो डी स्टूडेंट ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। शेल वाइज देखें, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके लिहाज से? सब शेल के लिहाज से। शेल वाइज अगर आप देखें तो 1s में डी स्टूडेंट 1s में 1 जिसका वो कौन सा शेल होता है? K। जिसके साथ 2 होता है वो कौन सा शेल होता है? L। जिसके साथ 3 होता है वो कौन सा होता है? M। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने देखें 2 इलेक्ट्रॉन है। L में कितने इलेक्ट्रॉन है? K में कितने इलेक्ट्रॉन है डी स्टूडेंट?
के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 कितने हो गए 8, एम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इसमें 5 इसमें, एम शेल है उसके अंदर 2 सब शेल है, एक का नाम 3s एक का नाम है 3p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 5 इसमें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, एल शेल है उसके अंदर 2 सब शेल है 2s 2p, आपने पढ़ा था के के अंदर एक ही शेल होता है उसका नाम क्या है 1s, एल के अंदर 2 शेल हैं 2s और 2p, एम के अंदर 3 शेल हैं 3s 3p और 3d, इसमें 3d भी है लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ये क्या रहेगा खाली रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में, 8 इसके एल में और 7 किस में एम में। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि वो एलिमेंट स्टेबल होता है जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 हो। तो डी स्टूडेंट ये जो आपके पास एलिमेंट है सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो स्टेबल कब होगा जब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। इसके बाद स्टेबल होने के डी स्टूडेंट 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले, एक है तो 7 लेगा कितने हो जाएंगे 8। दूसरा तरीका क्या है कि ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को क्या कर दे लूज कर दे, जब 1 लूज करेगा पीछे इसके आखिरी शेल में कितने रह जाएंगे 8 रह जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, एक को लूज करना क्या आसान है। तो सोडियम क्या करता है डी स्टूडेंट, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है, जब लूज करेगा तो सोडियम आपने पढ़ा है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कौन सा चार्ज आता है प्लस चार्ज। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। जब सोडियम मेटल था, सोडियम क्या था किसकी फॉर्म में था मेटल की फॉर्म में, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये सोडियम मेटल बन जाएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तिनी स्टेबल हो गया ना, क्योंकि इसके आखिरी शेल में कितने डाउन होंगे 8, इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इसने अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया, इसने अपना जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसने उसको लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये जो आपका सोडियम था ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। ये सोडियम एटम था, अभी ये सोडियम क्या बन गया आयन बन गया। इसमें कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं केटाइन कहते हैं। ये क्या बन गया सोडियम केटाइन बन गया। अभी क्लोरीन को देखें डी स्टूडेंट, क्लोरीन का आपने पढ़ा तो क्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, दूसरे में 8 है और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 हैं। पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। सो इसके पास भी स्टेबल होने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे लूज करे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरा तरीका क्या है ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे गेन करे। तो डी स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है, 1 को गेन करना आसान है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा डी स्टूडेंट तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले शेल में 2 रह जाएंगे, दूसरे में इसके 8 हो जाएंगे, तीसरे में भी क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। क्लोरीन पर के लिए कितना चार्ज था 0 चार्ज था, अभी इसने 1 इलेक्ट्रॉन किया, इस पर कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज। ये क्या बन गया आयन बन गया, और जिस पर माइनस चार्ज हो उसको क्या कहते हैं एनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं डी स्टूडेंट एनाइन। पहले ये केटाइन था, अभी ये आपके पास क्या बन गया एनाइन बन गया। क्या बन गया डी स्टूडेंट एनाइन। तो सोडियम Na+, अभी क्या हो गया डी स्टूडेंट के पास वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो जो ऑक्टेट रूल के मुताबिक जिस एलिमेंट के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो क्या स्टेबल है, सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्लोराइड भी क्या हो गया स्टेबल हो गया। तो अभी क्या होगा सोडियम जो था, सोडियम में कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 8। क्लोरीन पर भी माइनस चार्ज है, इसके पहले शेल में 2 दूसरे में 8 तो तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। सोडियम एटम जो था वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन एटम किस में कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आयन में। तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सोडियम आयन में प्लस चार्ज है, क्लोराइड में माइनस चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन के नतीजे में इनके दरमियान एक फोर्स आ जाएगी, ये दोनों आपस में एक साथ आ जाएंगे तो इनके दरमियान एक फोर्स आ जाएगी। इस फोर्स का नाम क्या है आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है डी स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है एक फोर्स है जो अपोजिट चार्ज एटम को आपस में क्या करती है जोड़ कर रखती है, जिसकी वजह से प्लस चार्ज सोडियम और माइनस चार्ज क्लोराइड एक दूसरे के साथ क्या हुए जुड़े हुए हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इस फोर्स का नाम क्या है डी स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड है। तो डी स्टूडेंट ये था आयनिक बॉन्ड के बारे में। फिर आयनिक बॉन्ड की एक और एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पर। आप ले लें किसको कैल्शियम को या मैग्नीशियम ले लें, इसका एटॉमिक नंबर है 12 है, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। तो मैग्नीशियम के पहले शेल में किसी भी आपने पढ़ा किसी एलिमेंट के पहला जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। एल में मैक्सिमम कितनी गुंजाइश होती है 8 की। तो मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने 8।
टोटल कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बच के वो किस में जाएंगे थर्ड शेल। थर्ड शेल क्या है इनकम्प्लीट है। ऑक्सीजन की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने 8 हैं, दूसरे में कितने हो जाएंगे 6। इसकी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में कितने डालने 6। तो हर एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। इसके बाद स्टेबल होने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे इसके 8 हो जाएं, मुश्किल है। दूसरा क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज़ करेगा। जब लूज़ करेगा तो मैग्नीशियम जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है +1 चार्ज, तो 2 लूज़ करेगा कितना चार्ज आएगा +2। तो डी स्टूडेंट पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आ गए 8 आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन से लूज़ किए यानी ये इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। पहले ये मैग्नीशियम एटम था, अभी ये क्या बन गया मैग्नीशियम आयन बन गया। जो एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, देखें सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इस पर +1 चार्ज आया। मैग्नीशियम 2 लूज़ करता है, इस पर कितना चार्ज आता है Mg+2 चार्ज आता है। जो एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया डी स्टूडेंट, क्लोरीन पर कितना चार्ज आया, क्लोरीन पर कितना चार्ज आया -1 चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन को देखें आप, ऑक्सीजन क्या करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन की पहले शेल में 2 है, दूसरे में 6 थे, कितने हो जाएंगे 8। इसके भी पहले शेल में 2, दूसरे में कितने हो जाएंगे 8। इसके भी पहले में 2, दूसरे में क्या हो जाएंगे 8। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया कंप्लीट। पहले मैग्नीशियम की एनर्जी हाई थी, लूज़ करने के बाद एनर्जी लो होगी। ऑक्सीजन की एनर्जी हाई थी, गेन करने के बाद क्या होगी लो होगी। तो ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए +2 चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इस पर कितना चार्ज है -2। जो 1 गेन करेगा -1 चार्ज होगा, जो 2 गेन करेगा कितना होगा -2। नाइट्रोजन 3 गेन करेगा, कितना चार्ज होगा नाइट्रोजन पर -3। जो 3 लूज़ करेगा उस पर कितना चार्ज आएगा +3। तो चार्ज किसी एटम पर कितना आता है वो डिपेंड करता है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो डी स्टूडेंट ये मैग्नीशियम की पहले शेल में 2, दूसरे में 8 हो गए, ऑक्सीजन की पहले में 2, दूसरे में 8 हो गए। तो मैंने बताया था स्टेबल होने के लिए 2 शर्तें, एक तो एनर्जी लो, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। तीसरी बात बताई थी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किसकी तरह हो जाए, नोबल गैसेस की तरह हो जाए। तो डी स्टूडेंट नोबल गैसेस हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं नोबल गैसेस। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s2। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 10 है 1s2 2s2 4 और इसके बाद 2p क्या आ जाएगा 6। इस तरह आपका जो निया है अर्गॉन है इसके एटॉमिक नंबर 18 है 1s2 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 2s2 4 हो गए, फिर किस में जाएंगे 2p उससे आई ना 6 जाएंगे 10 हो गए, फिर किस में जाएंगे 3s में 2 की गुंजाइश 12, फिर इसके बाद किस में जाएंगे 3p6। तो आपने देखा नोबल गैसेस का आखिरी शेल क्या है कंप्लीट है, देखें इसका p कंप्लीट है, इसका भी p क्या है कंप्लीट है। तो डी स्टूडेंट ये मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसके एटॉमिक नंबर तो 12 ही है, इसमें प्रोटॉन 12 भी हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10 रहेंगे। ये खुद तो मैग्नीशियम है, इसके प्रोटॉन एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो रिएक्शन में ऐसा नहीं लेते, प्रोटॉन तो इसके 12 थे, अभी भी 12 भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 12 है वो कम हो गए, कितने रहेंगे 10 रहेंगे। तो पहले क्या था डी स्टूडेंट्स में एटॉमिक नंबर 12 का मतलब है प्रोटॉन भी 12 थे, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 12 थे। अभी क्या है मैग्नीशियम ये इसमें प्रोटॉन तो 12 भी हैं, प्रोटॉन तो वही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। तो इसमें 2 प्रोटॉन क्या है एक्स्ट्रा है, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है +2 चार्ज। और इस तरफ क्या था डी स्टूडेंट आपका जो ऑक्सीजन है पहले शेल में 2 दूसरे में 8 है। पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसमें 8 प्रोटॉन थे, 8 क्या थे इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या थे बराबर। लेकिन डी स्टूडेंट जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका तो क्या होगा डी स्टूडेंट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 ही है, प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे, प्रोटॉन तो न 8 हुए ना कम हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले में 2 थे, फिर 6 थे, 8 थे, अभी पहले में 2 दूसरे में 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और 2 प्रोटॉन ज़्यादा डेफिनेटली क्या हो गए बढ़ गए, +2 चार्ज आ गया। इसमें प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है -2, इसलिए ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता है -2। तो -2 चार्ज क्यों आया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए, और इसमें +2 चार्ज क्यों आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो गए तो डेफिनेटली 2 प्रोटॉन क्या हो गए ज़्यादा हो गए, इस पर कितना चार्ज है +2। तो समझ आइए जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर प्लस चार्ज क्यों आता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं और जिसके नतीजे में डेफिनेटली प्रोटॉन की ज़्यादती हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डी स्टूडेंट पहले शेल में इसके 2 हैं दूसरे में 8 हैं, तो पहले में 2 दूसरे में 8 किसके होते हैं नियान के। नियान के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में कितने होते हैं 8। एर्गॉन के पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में कितने होते हैं 8।
इसके पहले में 2 दूसरे में 8, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये पहले में 2 दूसरे में 8 हो गए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह होगी? नियान की तरह होगी। सो मैग्नीशियम अटेन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाउ नियान, ये नियान की तरह हो गया। और इसके भी पहले में 2 दूसरे में 6 थे, अभी पहले में 2 दूसरे में 8 हो गए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी भी किसकी तरह होगी? नियान की तरह होगी। तो एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। और दूसरी बात ये कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो किसकी तरह हो जाए डी स्टूडेंट? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। तो ये जो आपके दोनों एलिमेंट्स हैं ये स्टेबल हो गए। क्यों स्टेबल हो गए? एक तो इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। और दूसरी बात इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी किसकी तरह होगी? नियान की तरह होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी नियान की तरह होगी। तो एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल क्यों होता है? जब उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, देखेंगे 8 भी पूरे हो गए, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी नियान करीब नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाए। कौन सी नोबल गैस? जो उसके करीब तरीन हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, सोडियम को देखें, सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 है। सोडियम की करीब तरीन नोबल गैस कौन सी है? नियान। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। सोडियम की कोशिश है कि मैं किसकी तरह हो जाऊं? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। इसके करीब तरीन कौन है? नियान। इसके पहले में 2, दूसरे में 8। नियान का अटॉमिक नंबर 10 है और सोडियम का अटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो 11 को 10 होने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसकी तरह हो जाएगा? नियान की तरह। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन का अटॉमिक नंबर क्या है? 17। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो गेन करेगा तो इसके पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में कितने हो जाएंगे? 8। तो डी स्टूडेंट इसकी जो आपका सोडियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जब Na+ था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह है? नियान की तरह। क्योंकि नियान के पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। जब सोडियम के पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अभी पहले में भी 2 हैं, दूसरे में भी 8 हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह होगी? नियान की तरह। नियान में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और इसी तरह क्लोरीन जो था, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस दूसरे में 8, तीसरे में 7। क्योंकि अटॉमिक नंबर 17 है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इसका कौन सा चार्ज आएगा? -4। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह हो जाएगी? सोडियम क्लोरीन के करीब तरीन कौन सी गैस है? नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। कौन सी है? आर्गन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियान के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, आर्गन के पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो जो सोडियम था वो किसकी तरह हो गया? सोडियम हो गया नियान की तरह, पहले में 2, दूसरे में 8। लेकिन जो क्लोरीन था उसके पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। क्लोरीन किसकी तरह हो गया? आर्गन की तरह हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो सोडियम के करीब तरीन नियान था। सोडियम अक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियान। और जब क्लोरीन था उसके करीब तरीन कौन है? आर्गन। और तो क्लोरीन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। तो हर एलिमेंट अपने करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेता है। सोडियम जो सोडियम था, सोडियम आयन बन गया। और देखें सोडियम का अटॉमिक नंबर 11, अभी भी 11 ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? चेंज हुए। पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। जैसे क्लोरीन में पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन गेन किया। प्रोटॉन पहले भी 17 थे, अभी भी हैं। सिर्फ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है या ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगी? ज़्यादा। बाकी प्रोटॉन की तादाद क्या रहती है? सेम रहती है। तो डी स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेता है, उसके करीब तरीन नियान है, आर्गन उससे दूर है, इसका अटॉमिक नंबर 12 है, आर्गन का अटॉमिक नंबर 18 है। तो मैग्नीशियम से आर्गन दूर है, नियान करीब है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियान की तरह हो जाएगा। ऑक्सीजन का अटॉमिक नंबर 8 है, तो इससे भी करीब तरीन नियान है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, वो 2 गेन करेगा, ये किसकी तरह हो जाएगा? नियान की तरह हो जाएगा। इस तरह जो सोडियम था, इसका अटॉमिक नंबर 11 है, इसके करीब तरीन कौन है? नियान, इसका अटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसकी है? तो ये सोडियम आयन ही है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह हो जाएगी? नियान की तरह हो जाएगी। जबकि क्लोरीन का अटॉमिक पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये किसकी तरह हो जाएगा? क्लोराइड की तरह हो जाएगा। पहले में 2, दूसरे में बनेगा तो क्लोराइड है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह हो जाएगी? आर्गन की तरह हो जाएगी। तो डी स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इसके बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह हो जाए? करीब तरीन नोबल गैस की तरह हो जाए। मैं आपको दोबारा से ये यहाँ लिख लेता हूँ। देखें पहले आपको पता हो जाए नोबल गैसेस कौन सी हैं। ग्रुप 8A को क्या कहते हैं? नोबल गैस। पहले इसमें हीलियम है, फिर इसमें नियान है, इसके बाद क्या है? आर्गन है। इसके बाद इसमें अटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। इसके बाद क्रिप्टॉन है, 36 है, फिर ठीक है जीनान है,
54 है, फिर रेडॉन है 86 है। तो इसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आएंगे, इसमें 10 में पहले में 2, दूसरे में 8 आएंगे। इसके 18 में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 आएंगे, इस तरह। तो डी स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन था, सोडियम, इसका डायमंड नंबर क्या है 11। तो सोडियम के करीब तरीन कौन है, नियान। तो सोडियम के पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 1। ये नियान की तरह कब आएगा, इसके पहले में 2 थे, दूसरे में 8, इसके पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो कब आएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ज़ाहिर है जो लूज करता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो इसके पहले में 2, दूसरे में 8, ये किसकी तरह हो जाएगा, नियान की तरह। और दूसरा क्या था, क्लोरीन, पहले में 2, एटॉमिक नंबर क्या है 17, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने डालना 7। तो इसके करीब तीन कौन है, एर्गॉन, इसका 18 एटॉमिक नंबर 17 है, इसका क्या है 18। तो 18 पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोराइड में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8, तीनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह होगी, एर्गॉन की तरह। सोडियम नियान की तरह हो गया, क्लोराइड जो था वो किसकी तरह हो गया, एर्गॉन की तरह। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। सोडियम में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, माइनस। प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जो हमारा असल टॉपिक है वो क्या, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, डियर स्टूडेंट, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और दूसरी एग्जांपल क्या बताई थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 8 है, सॉरी इस एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 2। इसके पहले में 2, दूसरे में कितने 6। तो डी स्टूडेंट इसके एटॉमिक नंबर 12 इसके करीब 3 कौन है, नियान। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम के +2 चार्ज आएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने रह जाएंगे 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके कितने हो जाएंगे डी स्टूडेंट, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2 चार्ज आ जाएगा। इसने 2 लूज किए +2 चार्ज, 2 गेन किए -2 चार्ज। इसके पहले में 2, दूसरे में 8 हो गए। पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसने लूज कर दिए। पहले में 2, दूसरे में 8, और पहले में 2, दूसरे में 8 किसकी तरह होते हैं, नियान की तरह। ये नियान की तरह हो गया। और इसने क्या किया डी स्टूडेंट ने, इसके पहले में 2 थे, दूसरे में 6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में 6 थे, अभी कितने हो जाएंगे 8। तो पहले में 2, दूसरे में 8 किसके अंदर होते हैं, नियान की तरह। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेते हैं, नियान की। पहले में 2, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8। लेकिन जो सोडियम है वो नियान की लेता है, लेकिन क्लोरीन किसकी लेते हैं, एर्गॉन की लेता है। तो डी स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। फिर बॉन्ड के अंदर ऑक्टेट रूल भी पढ़ा, डुप्लेट रूल पढ़ा और आयनिक बॉन्ड पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी टाइप्स, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज है उसके बाद